नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। आज का दिन विशेष इसलिए भी है, मैं आपको ये बता दूं कि आज कर्पूरी ठाकुर, जी हां, जिन्हें जननायक भी कहा जाता है, उनकी 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है, 100वीं जयंती मनाई जा रही है। अगर बिहार में कहें तो बिहार में तीनों प्रमुख दल, जबकि और भी दल जो कर्पूरी ठाकुर में भरोसा रखते हैं, उनकी राजनीति के सहारे अपनी राजनीति चलाने की बात करते हैं, वो भी उनकी 100वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। जाहिर तौर पर कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति के वो प्रणेता हैं जिनको 100 साल बाद भी बहुत मान और सम्मान से याद किया जाता है। आज हम उनके ही सहयोगी रहे रामजीवन प्रसाद सिंह जी हां, वृद्ध नेता हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं। उनके साथ आपातकाल के दरमियान जेल में भी समय बिता चुके हैं। उनके साथ बहुत ही करीबी से इन्होंने काम किया है। जाहिर तौर पर वो हमारे साथ हैं, इसलिए आज उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार कर्पूरी ठाकुर के जीवन की वो क्या विशेषता थी जिसकी वजह से आज भी वो भारतीय राजनीति में प्रासंगिक हैं। आप सबको पता है कि कल ही भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने की घोषणा की है। जाहिर तौर पर उनको भारत रत्न देने की मांग बहुत पहले से उठ रही थी। प्रधानमंत्री ने उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर से बात की और उनके द्वारा भारत रत्न दिए जाने को राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल बढ़ चढ़ करके इसका स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामजीवन बाबू। जी हां, अपने इलाके में बिहार की राजनीति में काफी सम्मान रखते हैं और लंबे समय तक इनका अनुभव बीता है कर्पूरी ठाकुर के साथ काम करने का। रामजीवन बाबू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और खास करके कर्पूरी जी की जयंती के अवसर पर इसके लिए मैं बार बार आपका आभार मानता हूं। जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आज के दौर में जब नेता और कार्यकर्ताओं के बीच की दूरियां बढ़ रही है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम यदा कदा होता है, संवाद जिंदाबाद मुर्दाबाद से आगे कहीं बढ़ नहीं पाता है, ऐसे समय में कर्पूरी बहुत याद आते हैं, क्योंकि भारत की दलीय व्यवस्था में नेता और पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय पदाधिकारी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। तो आज के दिन में भी कर्पूरी ठाकुर इतने प्रासंगिक क्यों हैं? उनकी राजनीति की ऐसी क्या विशेषता रही कि लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं, उनके नाम की राजनीति कर रहे हैं? सवाल यह उठता है कि बिहार में उनकी प्रासंगिकता आज भी क्यों बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले आपको नमन करता हूं कि आपने कर्पूरी जी की इस जयंती के अवसर पर मुझे याद किया और उनके संबंध में कुछ जानने की इच्छा प्रकट की। कर्पूरी जी से मैं बता दूं कि मेरा पहल उनसे परिचय हुआ 1953 में। पटना में पार्टी की तरफ से एक किसान मार्च हुआ था, तो उसी में हम लोग यहाँ से गांव से पैदल गए थे और उस समय हमारे यहाँ के नेता रामनाथ चौधरी एमएलए थे, क्या ठहरे थे। तो रामनाथ चौधरी एमएलए फ्लैट में ऊपर और कर्पूरी जी नीचे में रहते थे। तो कल होकर के 8 बजे सुबह में रामनारायण चौधरी कर्पूरी जी के निकट दे गए और कर्पूरी जी से उस समय से मुलाकात हुई, उनका दर्शन किया। बड़े ही आत्मीय भाव से लगा, जैसे पहले से परिचय हो, उस तरह से उन्होंने हम लोगों का मैंने स्वागत किया और अपना प्यार दिया। उसके बाद जब मैं पटना जाता तो कर्पूरी जी से मिलता, धीरे धीरे उससे आत्मीयता बढ़ती गई। कर्पूरी जी व्यक्ति नहीं थे, जैसे गांधी जी कहते थे कि मेरा विचार ही मेरा आचरण है। कर्पूरी जी का आचरण ही
समाजवादी वो थे, समाजवाद उनका आचरण था, समाजवाद उनका व्यवहार था, समाजवाद उनकी बोली थी। और इसलिए कर्पूरी जी ने अपने आचरण, व्यवहार और व्यवहार से ये बता दिया कि ज्वाला धधका सकती है छोटी सी चिनगारी भी। कि जिस कर्पूरी जी को न जातीय बल, कि नौवा जात के नौवा जाति, अपने कर्पूरी जी कहते थे कि रामजीवन भाई सब जात का गांव है ये, कौन भूमिहार के ब्राह्मण गांव, ये राजपूत गांव। आज संजोग से आपके जिला में नौवा अगर है, लेकिन वहां कोई नौवा है ही नहीं, है ना, नौवा का कोई। लेकिन जिनके पास न जाति संख्या हो, न धन की संख्या हो, न समझिए कि परिवार, कोई नहीं। कर्पूरी जी तो एक फकीर आदमी, बिल्कुल उनका यही, उनकी गरीबी का क्या हाल था। एक उदाहरण मैं आपको घटना बता दूं कि कर्पूरी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, तो इनके पिताजी ने सत्यनारायण की पूजा दी। इनके जिस गांव में कर्पूरी जी का गांव था, तो कर्पूर जी वहां दूध मांगने के लिए गए, वहां के बाबू लोगों के यहाँ, बाबू साहब के गांव का था। तो पूछा कि किस जिनका दूध मांगने के लिए, जमींदार थे। जी मालिक है हमरे, हम मैट्रिक पास के लिए हैं, तो हमारे बाबूजी पूजा दे छथिन, हम दूध मांग रहे। अरे अब गोर दावे है ना, कभी अथी के करत ना, यानी जिसके लिए पूजा है वो उससे गोर दबाते रहेंगे। तो लेकिन जो हो, कर्पूरी जी गरीब कर्पूरी जी ने अपने बल पर अपनी पढ़ाई की। कर्पूरी जी आईए नहीं पास कर, मतलब आईए पढ़ते थे, आंदोलन में चले गए दरभंगा में, तब से आईए पढ़ाई छूट गई। लेकिन कर्पूरी जी ने अपनी मेहनत के बल पर मैट्रिक पास। लेकिन अंग्रेजी हिंदी सब पर, भाषा पर इतना कमांड, सदन में जब बोलते थे तो स्पीकर को कई बार समझिए कि बत्ती जलानी पड़ती थी। तो कर्पूरी जी ने अपने बल पर यह बता दिया कि साहब अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो, आपके पास कर्मठता हो और आप में संकल्प शक्ति हो, तो ज्वाला धधका सकती है छोटी सी चिनगारी भी, मरते मरते कुछ कर सकती है नन्ही सरना बिचारी। तो कर्पूरी जी ने बता दिया कि साहब ये करने के लिए न धन बल चाहिए, न जाति बल चाहिए, कुछ नहीं, ज्ञान बल और चरित्र बल चाहिए। तो कर्पूरी जी की एक बहुत बड़ी समाज शिक्षा दी, सबक दी समाज को, आज की पीढ़ी को, कि ये करो तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी कर्पूरी ठाकुर बन सकते हो। कर्पूरी ठाकुर बन सकते हो। दरअसल आपने नौवा डीह की बात की। मैं समझ सकता हूं कि नौवा डीह का मतलब जो कहते हैं कि नाई का गांव, लेकिन वहां पर नाई की जाति के लोग रहते नहीं थे, और इसलिए कर्पूरी जी आपसे कहते थे कि हर गांव जाति के नाम पर विभक्त है, बटा हुआ है, लेकिन नाई की संख्या उतनी नहीं है। तो फिर भी नाई की जाति से आने के बावजूद वो राजनीति में इतना ऊपर कैसे जाते रहे? क्योंकि मैं पढ़ता हूं कई जगह पर, मुझे याद आता है कि एक स्लोगन, एक नारा उस समय उनके विरोधी अक्सर दिया करते थे, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। इस तरह की बात होती थी। कहा जाता था कि अरे कर्पूरी जी आप जिस जाति से आते हैं अस्तूरा पकड़िए और आप बाल दाढ़ी बनाइए, आप राजगद्दी छोड़िए, क्योंकि उनके विरोधियों की आवाज गलियों में, सड़कों पर इस तरीके से गूंजा करती थी। ऐसे माहौल में कर्पूरी ठाकुर पूरी तन्मयता से और साथ ही साथ सिर उठा करके राजनीति कैसे करते थे, जरा इस पर आप प्रकाश डालें। ये यही कहा कि कर्पूरी जी में दो तीन गुण। एक तो सबसे पहले उनकी विनम्रता, दूसरा उनकी कर्मठता, इसके बाद वो समझिए कि सतत ये रहते थे, किसने उनको गाली दी, किसने उनकी तारीफ की, इसमें कोई भेद नहीं रखते थे। जिसने गाली दी वो भी उनके निकट चला जाता था उसके साथ, उसी तरह जैसे कि जिसने उनकी तारीफ की। ये जो कर्पूरी ठाकुर की सहन शक्ति थी, उनमें विनम्रता थी और उनमें सतत कर्मठ रहने की ये जो क्षमता थी, ये उनके, और ये सब सारे गुण कर्पूरी ठाकुर में थे। ये सारे गुण थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पृष्ठभूमि से आए कर्पूरी ठाकुर, और जहां तक मैं याद करता हूं तो इस पार्टी के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। वो प्रैक्टिकली पॉलिटिशियन भी थे, क्योंकि उनका एक
कारनामा याद आता है कि 1967 में उन्होंने जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी को एक साथ ला करके महामाया प्रसाद सिन्हा को गैर कांग्रेसवाद की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री बनाने की पहल की थी और खुद उप मुख्यमंत्री बने थे। कितना मुश्किल था यह डगर, ऐसा कर पाना उस समय में जब जनसंघ और कम्युनिस्ट को एक साथ लाना, बिहार की राजनीति को पूरे तरीके से बदल देना, गैर कांग्रेसवाद को स्थापित करना, जाहिर तौर पर उस समय यह बहुत मुश्किल भरा कदम होगा। बल्कि उस समय मैं असेंबली में था, उस समय समझिए कि सोशलिस्ट पार्टी का करीब करीब 66 या 67 एमएलए थे और महामाया प्रसाद के मात्र अकेले आदमी जीत के गए थे। ऐसे तो नहीं तो मान लीजिए कि 20 के साथ में उनका जो एक जनता क्या था उसका ये, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना करके कर्पूरी जी अपने उप मुख्यमंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री बना करके अगर कर्पूरी जी अड़ जाते तो लेकिन कर्पूरी जी ने गैर कांग्रेसवाद को मजबूत करने के लिए महामाया प्रसाद को मुख्यमंत्री स्वीकार किया और अपने उनके अंदर में उप मुख्यमंत्री रहे, खुद उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री रहे जी। कहा जाता कहा कर्पूरी जी बोलिए। कभी भी कर्पूरी जी को कभी पद और पैसा इसका कोई प्रलोभन नहीं रहा, न पद का प्रलोभन रहा न पैसे का प्रलोभन रहा। आज देखिए लगातार जो आदमी 52 से लगातार जीवन पर्यंत जीतता रहा, मुख्यमंत्री बना, लोकसभा गया, लेकिन आज भी कर्पूरी ठाकुर को पटना में कोई अपनी जमीन नहीं, अपना कोई मकान नहीं। जी हाँ। और है मैं कर्पूरी ठाकुर एक लड़की, उनकी लड़की की शादी थी, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे, पटने से वो आए, मैं भी साथ था, मैं एमएलए था उस समय, बल्कि स्टेट मिनिस्टर था। आया तो समस्तीपुर के कलेक्टर, एसडीओ और वो लोग और डीएसपी ये लोग साथ होकर के आए उनके घर तक, पितौजिया तक, तो सबों को उनके साथ एस्कॉर्ट पार्टी, तो कर्पूरी जी ने सबों को नाश्ता भोजन करा दिया और तब कहा एसडीओ से, डीएसपी से, एसडीओ साहब अब आप लोग जाएं, अब मैं कर्पूरी ठाकुर हूं, कर्पूरी ठाकुर की बेटी का ब्याह है, मुख्यमंत्री की बेटी का ब्याह नहीं है, अब मैं कर्पूरी ठाकुर हूं, कर्पूरी ठाकुर के स्कॉट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब आप लोग जाए। हाँ जोड़ कर वो लोग कहा सर हमारी ड्यूटी है, कहा आपकी ड्यूटी कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री के साथ है, मैं अब कर्पूरी ठाकुर हूं और कर्पूरी ठाकुर की बेटी का ब्याह है, मुख्यमंत्री की बेटी का ब्याह नहीं है, और सबों को लौटा दिया, उनको लौटा दिया जी, लौटा दिया जी। ये सब उनमें खासियत थी। आज तो चलते हैं जरा सा ये हो जाता है तब छोटे पद पर गया तो समझे इसको क्या क्या लेके चलता है, देखना कर्पूरी जी में दिखावे नाम की कोई चीज नहीं, उनकी विनम्रता, उनकी सज्जनता, उनकी ईमानदारी, यही बल था जिसके बल पर वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे, लोकसभा गए और आज भी जिनका उनकी जयंती मनाते हैं सिर्फ ये दिखावटी के लिए नहीं, सम्मान से, हृदय से, जिसके साथ हृदय जुड़ जाता है, मन जुड़ जाता है, सिर्फ औपचारिकता नहीं होती है कर्पूरी ठाकुर की जयंती या पुण्यतिथि मनाने। बिल्कुल। आप एक बात अक्सर कहा करते हैं, क्योंकि मेरी आपसे बात भी होती रही है, आप कहते थे कि किस तरीके से राजनीति में ऊंचे आदर्शों का वो पालन किया करते थे, और आपने एक बात बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी के भीतर ही वंशवाद का विरोध किया था, खासतौर पर तब। जी हाँ, वो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को वो कहानी बताइए कि उन्होंने अपने जीते जिंदगी में कभी भी अपने बेटे को, मैं बता देता हूं जी जी, हेलो जी 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 हाँ, आप बताइए कि जीते जिंदगी उन्होंने अपने बेटे को टिकट देने नहीं दिया था। रामनाथ ठाकुर कभी भी विधायक एमएलसी नहीं बन पाए थे। सुनिए 1985 में मैं राज्य पार्टी का अध्यक्ष था, सुन रहे हैं ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। 1985 में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई,
सभी पार्टी अपने अपने पार्टी के अंदर में, अपनी पार्टी के अंदर में टिकट वितरण का काम शुरू किया। मैं भी अपनी पार्टी का राज्य का अध्यक्ष था। तो पटना में विधायक क्लब के हॉल में बैठ करके हम लोग टिकट बांटने के लिए चले। कर्पूरी जी विधायक दल के नेता थे, हमारे बगल में बैठे हुए थे। तो वहां चरपटिया, वो मोतिहारी जिला, ये चंपा, वहां से शुरू हुआ, चंपारण से, कंस्टिट्यूएंसी नंबर 1 से। तो जब शुरू हुआ तो लोग वहां कहने लगे, जो बगल में साथी सब थे, सर यहाँ पर है, उस जात को दीजिए, उस जात को दीजिए, उसकी संख्या ज्यादा है। 2-3 जिलों के बाद, 2-3 कंस्टिट्यूएंसी के बाद कर्पूरी जी रिएक्ट कर दी, क्या आप लोगों ने हर बात में जात जात जात। काश मैं 52 से चुनाव लड़ रहा हूं, आज अगर चुनाव लड़ने वाली मेरी हैसियत होती, कोई पार्टी मुझको टिकट नहीं देती, क्योंकि मेरी जात की संख्या नहीं है। इसलिए क्या है आप लोग जात जात, राजनीति में जात जात जात, है ना। ये अंत में आते थे, जब समस्तीपुर जिला में आए, तो समस्तीपुर जिला में ये 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो मैंने कहा, सुन रहे हैं ना? जी जी जी, बोलते जाइए जी। कि हाँ, कि समस्तीपुर में मैंने कहा कर्पूरी एक क्षेत्र में यहाँ पर रिजर्व रखूंगा। तो कर्पूरी जी ने मेरे कान में कहा, रामजीवन भाई किसके लिए? हम कहे एक आदमी है ना, उसको मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा किसके लिए? हम कहे आप उसको नहीं जानते। तो उन्होंने कहा, रामजीवन भाई, समस्तीपुर जिला में कौन ऐसा परिवार है जिसकी हड्डी का भात मैंने नहीं खाया है, और टिकट चाहेगा, मैं उसको नहीं जानूंगा। तो उन्होंने जिद की, तो मैंने कह दिया कि रामनाथ को। तो उन्होंने कहा, कौन रामनाथ? पहले धीरे से बात हो रही, हमने कहा रामनाथ ठाकुर को। रामजीवन भाई ऐसा मत कीजिए। हमने कहा है, हम लोगों ने जो क्राइटेरिया तय किया है कि पार्टी का फुल टाइमर होना चाहिए, पार्टी द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, तो वो तो हमारे साथ पार्टी का फुल टाइमर है ही, कार्यक्रम भाग लेता है। इमरजेंसी हमारे साथ, हम दोनों साथी नेपाल भागे थे, नेपाल में रहे थे, आज भी फिर जेल में साथ रहे, तो क्यों इसको टिकट देंगे? तो फिर तब उन्होंने धीरे, बाद मैंने जब जिद की, कर्पूरी जी रिएक्ट कर गए, रामजीवन भाई, इंदिरा जी का वंशवाद खराब और कर्पूरी ठाकुर का वंशवाद ठीक, अगर उसको टिकट दे, राजनीतिक तमाशा नहीं है, बाप बेटा दोनों मिलकर तमाशा देखने के लिए जाए, अगर उसको आप टिकट दीजिएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर क्या मजाल मेरी कि मैं रामनाथ को टिकट देता, और कर्पूरी जी की जिंदगी में रामनाथ एमएलए एमएलसी कुछ भी नहीं बन सका। कर्पूरी जी वंशवाद के बड़ा विरोधी थे, जातिवाद, वंशवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इस सब का बड़ा कट्टर विरोधी थे। इसलिए अपने परिवार में भी जाति और वंश को आने के लिए उन्होंने नहीं दिया, आचरण में आने नहीं दिया। आचरण में आने नहीं दिया। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, क्योंकि चूंकि आपने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, तो आप उनका प्रमुख कंट्रीब्यूशन क्या मानते हैं? उन्होंने ऐसा क्या किया जिस वजह से आज भी वो प्रासंगिक हैं, आज भी उनको काफी सम्मान और इज्जत के साथ याद किया जाता है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि उनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये बातें उठती है कि आरक्षण उन्होंने ही 26% का दिया था और तब बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। ऐसे कई ठोस कदम, ठोस पहल उनके द्वारा किया गया था। खास तौर पर अंग्रेजी की अनिवार्यता उन्होंने खत्म कर दी थी, उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया था। ऐसे कई कदम हैं जो उनके द्वारा उठाए गए थे। खासतौर पर 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों की मालगुजारी उन्होंने माफ कर दी थी। मैं चाहूंगा कि आपके नजरों में और भी कुछ ऐसी बातें हैं, या ये सब कदम उन्होंने क्यों उठाए थे और इसके रिपरकशंस क्या हुए थे, किस तरीके से जनता में इसको लेकर के वेलकम हुआ था, या जनता में इसको लेकर के काफी नाराजगी थी, क्या कुछ हुआ था उस समय, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, कर्पूरी जी जैसा आपने कहा कि वो जरूर मानते थे आरक्षण का ये करने के लिए, लेकिन सवाल है कि इससे भी ज्यादा कर्पूरी जी एक समतामूलक समाज की बात सोचते थे, है ना। लेकिन यह भी कहते थे कि एक दिन में हुआ, धीरे धीरे होगा। तो कर्पूरी जी कहते थे, देखिए 3 तरह से होती है, एक जिसको कहते हैं कि ये एक तलवार के बल पर सत्ता बदलती है, एक कानून के बल पर सत्ता बदलती है, एक विचार के बल पर सत्ता बदलती है।
तो ये कानून, ये हथियार, तलवार के बल पर सत्ता जो बदलेगी तभी तक वो सत्ता रहेगी जब तक कि हाथ में तलवार है। जो कानून के बल पर सत्ता बदलेगी जब तक कि कानून के बल पर है, नहीं तो विचार से, आचरण से जब सत्ता परिवर्तन होगा तो सदा सब दिन कायम रहेगा। इसीलिए समाजवाद को भी लाओ तो समाजवाद को विचार से नहीं, आचरण से समाजवाद को लाओ, कथनी और करने में एकरूपता को लाओ, जिससे कि, इसलिए उनका जो था 5 सूत्र में कि जाति तोड़ो, दाम बांधो, अंग्रेजी हटाओ, भारत डॉक्टर लोहिया का, इसको अपने जीवन में उन्होंने उतारने का प्रयास किया। और यही उनका सूत्र था कि अपने अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से जात को, धर्म को, भाषा को, क्षेत्रवाद, इन सब बातों को खत्म करो। और राजनीति की शुद्धता, जो राजनीति परिवर्तन का, राजनीति परिवर्तन का हथियार है, इसे अच्छाई करो। राजनीति से कभी भी, यानी इससे राजनीति को कभी बदनाम होने के लिए मत दो। जिसके राजनीति बदनाम हो जाएगी तो लोकतंत्र बदनाम हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र अपने आप में निर्गुण है, उसका सगुण रूप है राजनीति, उसका सगुण रूप है राजनीतिक दल, उसका सगुण रूप है कार्यकर्ता। ये सब जब अच्छे होंगे तभी लोकतंत्र पर विश्वास रखेंगे। इसलिए अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से ऐसा करो कि जिससे कि लोगों को राजनीति पर विश्वास रहे, और राजनीति पर विश्वास रहेगा तब लोकतंत्र पर विश्वास रहेगा। ये कर्पूरी जी की मान्यता थी। ये कर्पूरी जी की मान्यता थी। कहा यह भी जाता है कि उनके बेटे बीमार पड़े थे, मेडिकल में उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बीमार पड़ने के बाद उनको इलाज के लिए दिल्ली लाया गया और दिल्ली से कांग्रेस की सरकार उनको सरकारी खर्चे पर विदेश भेजना चाहती थी, तो कर्पूरी ठाकुर इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। उनका कहना था कि जनता का पैसा अगर इस तरीके से खर्च होगा तो एक दिन दूर नहीं जब संसद का विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। कई तरह के किस्से और कहानी आज भी लोग याद करते हैं। कुछ और भी इससे जुड़ी कहानी हो तो जरूर आप बताएं प्लीज। देखिए, कर्पूरी जी के एक दो घटना विनम्रता की बताता हूं। एक बार कर्पूरी जी पटना में ये थे, तो हमारे यहाँ एक कॉमरेड ब्रह्मदेव थे, तो बहुत पुराने समाजवादी, ये करने के लिए बहुत विचारक, तो वो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा ठीक है, 3 बजे हम रहेंगे वहां पर जहां पर एरोड्रम है, उसी जगह एक PWD का या किसी का गेस्ट हाउस है, वहां आइए। तो कॉमरेड ब्रह्मदेव को लेकर के मैं वहां पर गया। कर्पूरी जी से कोई आ गए थे, जिनसे कोई पदाधिकारी आ गए थे, जिनसे दूसरे कमरे में बात कर रहे थे, और कॉमरेड ब्रह्मदेव और मैं दूसरे कमरे में बैठा। बात करते करते कुछ ज्यादा टाइम बीत गया और कर्पूरी जी ने फिर किसी दूसरे को टाइम दिया। एक बार वहां से उठे और आए, उन्होंने कहा कि से रामजीवन भाई, अभी जैसे फलाना जगह जा रहा हूं, आप हो तो आप इतना बजे मेरे आवास पर आ गए। तो कर्पूरी जी तो चले गए, लेकिन उनके उतना बजे मैं आप कहाँ ठहरे? उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में ठहरा हुआ हूँ, तो मैं इतना बजे आऊंगा। तो जो टाइम उन्होंने दिया था उसके 2 घंटे बाद वो पहुंचे। तब तक जो कॉमरेड ब्रह्मदेव थे वो दूसरी जगह जहाँ ठहरे, किसी के यहाँ ठहरे, वहां चले गए। तो वो एक उनका बॉडीगार्ड था, रामनाथ ठाकुर, हमारा ग्रामीण, वो आया मुझसे कहने के लिए कर्पूरी जी आए हुए हैं नीचे में। तो रामजीवन भाई हमको आए हुए तो आने के लिए दीजिए। जिनसे काम था वो बेचारे कॉमरेड ब्रह्मदेव चले गए, अब जाकर हम उनसे नहीं कर दीजिए, कहीं चले जाने के लिए गया। लौट के कर्पूरी चले गए। अब मैं कर्पूरी से मिलने के लिए नहीं गया। हो गया, मैं पटना लौट के चला आया। इसके बाद 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली जो गया, कर्पूरी जी संजोग से दिल्ली में आए हुए थे, वहां बिहार निवास में ठहरे हुए थे। उनको पता चला कि रामजीवन भाई आए हुए हैं, तो मैं जहां पर ठहरा हुआ था पता लगा कि कर्पूरी जी वहां पर आ गए 3 बजे दिन में। और उनकी आदत थी, रामजीवन भाई जरा, अब मैं आज खा नहीं सका हूं, जरा कुछ खाना बनवाइए। ये और खाना बनवा के उसमें बनवाया, खाना खाए, यानी मुझको पहुंचने के लिए मैं उनके सामने मेरी क्या हैसियत थी, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता उनसे नाराज होकर के सर्किट हाउस में उनसे मिलना मैंने इनकार कर दिया था। अब मुझे मेरे आवास पर आकर के जहां मैं ठहरा हुआ था, अब मुझसे उससे मिले और बहुत देर मुझसे बातचीत की।
ये करने के लिए। तो ये कहा, ये कौन देखता है। एक बार मैं राजनीति से 80 में हार गया था, ऐसे आदमी से बैठ गया घर पर। घर में मेरा जमीन भी बंधक लगे ये करने के लिए। तो इसके बाद घर पर मैं बैठा हुआ रहता था, ये करने का रहती। एक बार अचानक कर्पूरी जी 83 या 84 में 85 में एक बार सुबह में आए, आए के राम जी महाराज 10 बार मंगाए, नहाए सुनाए। अब मुझको लेते 83 में, अब मुझको यहाँ से लेते हुए चले गए मधेपुरा। तो अभी तो मुझको एक्टिव करने के लिए, अब फिर मुझको तब से फिर राजनीति में उन्होंने एक्टिव कर दिया ये करने के लिए। उनको ये कि हमारा कोई कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए थोड़ा कैसे ठो, तो उसको मान किस तरह से फिर उसको राजनीति में उन्होंने एक्टिव कर दिया और बनाते रहे ये करने के लिए। तो इसलिए कर्पूरी जी तो एक क्या कहें, अब तो सारा आदमी राजनीति में अब है कहाँ। राजनीति में वैसा आदमी अब रहा नहीं, ये आपको दिखाई पड़ता है। और आपको अब तो राजनीति को देखिए, अब तो राजनीति को लोगों ने व्यापार बना दिया। राजनीति व्यापार करे, राजनीति परिवर्तन का हथियार है ना। आपको देखे कि पृथ्वीराज की पराजय के बाद करीब 600 वर्षों तक ये देश गुलाम रहा। भले हो शिवाजी, महाराणा प्रताप या कोई बहादुर शाह, अलग अलग करते रहे, लेकिन देश आजाद नहीं हुआ, चूंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। और गांधी जी ने यही काम किया कि जिन गांव स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक एक राजनीतिक संगठन खड़ा कर दिया, बिना युद्ध का देश आजाद हुआ। तो राजनीति में चलती, राजनीति का काम है परिवर्तन लाना, समाज में परिवर्तन लाना। धर्म व्यक्ति में सुधार लाता है, राजनीति समाज में सुधार लाती है। और राजनीति में सब सुधार राजनीति लाएगी कि राजनीति करने वाले का विचार, व्यवहार और आचरण ठीक हो। कि राजनीति अपने आप में निर्गुण है, सगुण रूप है। राजनीति करने वाले जो व्यक्ति हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं, तो जनता निर्गुण को नहीं देखती, देखती सगुण को। कि दल वाले जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका क्या विचार है, उनका क्या व्यवहार है, उनकी क्या बोली है, उनका क्या आचरण है। इससे तो कर्पूरी ठाकुर विचार, बोली, आचरण सब में पूरा शुद्धता रख करके बताते इसकी राजनीति का सही रूप जो है, लोकतंत्र का सही रूप है, इसके प्रतिमूर्ति कर्पूरी ठाकुर थे। इसके प्रतिमूर्ति कर्पूरी ठाकुर थे। इसलिए कहा जाता है कि एक बार चौधरी चरण सिंह उनके घर गए, उनके घर का दरवाजा, उसकी हाइट इतनी कम थी कि चौधरी चरण सिंह के सर में चोट लग गई। चौधरी जी ने कहा कि कर्पूरी भाई आप इसको थोड़ा ऊंचा कराइए। तो उनका जवाब था कि जब तक बिहार के लोगों का घर नहीं बन जाता तब तक मेरे घर बनने से क्या फायदा। इस तरह की बात कहेगी। कहा यह भी जाता है जी, कहा यह भी जाता है कि उनके घर को बनाने के लिए एक वरिष्ठ नेता ने 50,000 ईंटें भेजी, तो उन्होंने अपने घर बनवाने की बजाय उस ईंटों का इस्तेमाल स्कूल में करवा दी। ऐसे कर दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं आप। आज भी मान लो पिछड़िया में बहुत दिनों इधर आके रामनाथ ने जो रूम बनाया, लेकिन जीवन पर्यंत कर्पूरी जी का घर वही पुराना जो उनके पिताजी का घर था, है ना, वही घर, गोकुल ठाकुर या क्या नाम था उनके पिताजी का, है ना, वही घर, वही सारी चीजें। ये कर्पूरी जी कभी भी, और कहा नहीं इतने दिनों के बाद भी कर्पूरी जी का पटना में, दिल्ली में न कोई अपनी जमीन, न कोई अपना मकान, और ऐसा कर सकता है। कहीं भी उनका अपना घर और मकान नहीं। क्या यह भी सच है कि वो मुख्यमंत्री बन गए थे और उनकी पत्नी तब भी बकरी चरा रही थी? जब एसडीओ और वहां का सरकारी अफसर उनके घर पर गया तो सब लोग हैरान थे, दंग थे। जब लोगों ने बताया कि ये उनकी पत्नी है तो अफसर मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, ये तो है। एक थे डॉक्टर रमेश, वो हमारे गाँव, हमारे ग्राम के, वो समस्तीपुर हॉस्पिटल में, वहां पर ये समस्तीपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। एक दिन क्या देखते हैं, एक आदमी गया कि से कर्पूरी जी के से पत्नी देखो कहाँ, तो देखा कि बाहर वाला है वो रूम अति बगल में, ये हॉस्पिटल के बाहर में भूया जमीन पर बेचारी बैठी हुई, ऐसे करके, जो ग्रामीण महिला की बेचारी बिना होती है सीधा ऐसे करके बैठी है। पूछा कहाँ है कर्पूरी ठाकुर? तो जो एक बिल्कुल साधारण सी, उसमें भी जो पिछली जात की महिलाएं गरीब ढंग के, वो ढंग से
ये ठीक थी। अब वही रमेश बाबू मुझसे कहते थे, हमारे ग्रामीण थे जो समस्तपुर हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, है ना, कि हम की कहियो राम जीवन, हम तो देख कर दंग रह गए कि कोई कहीं नहीं किसी कर्पूरी ठाकुर की पत्नी मैंने ये कर्पूरी इस सफर कभी सोचा ही नहीं। कहा तो मैंने कि कर्पूरी जी की बेटी वाली बहन, कहा मैंने, मैं तो उसमें मौजूद था ही, कि जब आए कलेक्टर से उनके साथ घर पर विदा कर दिया कि अब आप लोग जाइए, अब मैं मुख्यमंत्री नहीं, कर्पूरी ठाकुर की बेटी का ब्याह है, मुख्यमंत्री की बेटी का ब्याह है, कर्पूरी ठाकुर की बेटी का ब्याह है। और उसी सादगी के साथ उन्होंने, मैं भी बिना बुलाए गया था, किसी भी साथी को, किसी भी मंत्री को, किसी भी अफसर को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। निमंत्रण तो नहीं ये दिया तो जी। नहीं दिया। पर आज जिस तरह का समाजवाद है और समाजवादी जो नेता अपने आप को बताते हैं, कितना आचरण में परिवर्तन आया है। क्या आप देख पा रहे हैं कि रत्ती भर भी उस समाजवाद का अंश अब रह गया है? वैसे कहने को तो आज जन्म शताब्दी तमाम सारी सियासी पार्टियां मना रही हैं। आज बिहार में उत्सव का माहौल है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के जीवन का, उनकी सादगी का बिहार में अच्छा खासा प्रभाव है। बिल्कुल सही है। देखिए, अब तो इसको लोगों ने एक राजनीति का एक बनाया है, जो कि लोकतंत्र संख्या के बल चलता है। तो वोट का समय आ रहा है, तो अब कर्पूरी, पिछले साल कर्पूरी जी का क्यों न मनाए, उनका बर्थडे क्यों न मनाया गया इस समारोह के साथ। इस साल जो आप मना रहे हैं, तो ये करने के लिए क्या है, इसको वोट के साथ जोड़ने का है। कर्पूरी ठाकुर का पिछड़ा, अति पिछड़ा का वोट हमको मिलेगा, ये होगा वो होगा। इस सबको तो लोगों ने राजनीति का एक मोहरा बना दिया, एक हथियार बनाया है। एक इस पांव दांव पर चढ़ करके राजनीति के ये की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं। मेरा एक और इसी पर जी, मेरा एक और जयंती मना रहे हैं। मेरा एक इससे और पहले कर्पूरी जी 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 क्या, नहीं नहीं, आप बोलिए। नहीं ये नहीं, मैंने कहा कि आज उनकी मना रहे हैं, लेकिन कर्पूरी जी की जयंती तो हर साल होती, कहां के अभी मनाते थे ढंग से लोग हैं, लेकिन है अभी मना रहे हैं। सुमा अच्छी बात है जिन लोगों ने इसको किया है, या कर्पूरी ठाकुर को ये उपाधि दी है भारत देश रत्न की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देर ही सही लेकिन दुरुस्त है, कम से कम हीरा को पहचाना तो आप लोगों ने, आज की सरकार ने, आज की राजनीति ने। अच्छा, आप अपना कुछ किस्सा आपको याद होगा इमरजेंसी के दरमियान जब उनके साथ आप जेल में भी रहे थे, क्या ये सच है? क्या आप नेपाल में उनके साथ थे? आपके साथ रामविलास पासवान भी थे, कर्पूरी ठाकुर भी थे। क्या वो आपको किस्सा याद आता है? किस तरह का समय था वो और क्यों आपको नेपाल जाकर के रहना पड़ा था? वो तो देखिए, इमरजेंसी जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी की, नेताओं की गिरफ्तारी जब होने लगी, वहां मुरारजी देसाई की और लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तो यहाँ से रामनाथ कर्पूरी जी इससे पहले गए हुए थे वहां सहरसा इलाके में, मधेपुरा इलाके में उनकी मीटिंग थी। लेकिन जब वहीं पर उनको मालूम हुआ तो वहीं से कर्पूरी जी सीधे नेपाल की तरफ चले गए। अब मैं यहाँ रामनाथ ठाकुर और मैं, हम दोनों यहाँ से भागे। पहले एक रोज पहले रात में पूर्णिया में ठहरे, फिर इसके बाद वहां से बस पकड़े, बस के पकड़ के फिर विराटनगर गए। विराटनगर के बाद फिर ये हनुमान नगर गए, वहां फिर विराटनगर गए। ये करने के लिए तो जहाँ कर्पूरी ठहरे हुए थे वहां पर जाके कर्पूरी से मिले। तो हम लोग तक कर्पूरी जी चुके वहां पहले गए हुए थे मधेपुरा सहरसा इलाका में, उनको मालूम हुआ या पुनः, तो वहीं से वो नेपाल चले गए थे। कर्पूरी ठाकुर वहीं नेपाल में उधर ही रह गए, हम लोग भी उधर रह गए। लेकिन कर्पूरी जी के बाद वहां से चले गए काठमांडू, और उधर इधर हम लोग कुछ दिन रहे, बाद में आए, यहाँ के गिरफ्तारी हो गया कर्पूरी जी। इसके बाद अपना खूब दाढ़ी मूछ खूब साधु का भेद धारण कर लिया था। अब घूमते थे कि लोग उनको पहचान नहीं पावे, जटा जो है ना जी तो नेपाल था। हम लोग तो उसके रामनाथ ठाकुर और मैं नेपाल भागा था, वहीं पर उधर फिर वहीं रास्ते में रामविलास से भेंट हुई। वहीं पर वो थे विनायक यादव से भेंट हुई, परमेश्वर कुमार थे यहाँ से सहरसा से, उनसे भेंट हुई। पर्वता से मेरे होते थे सहरसा से, उस सबसे भेंट हुई।
इसलिए कर्फ्यू ठाकुर वहीं रह गए। बाद में वो चले गए काठमांडू, हम लोग वहीं विराटनगर में वहीं रह गए। मेरा वहीं एक पर और कर्फ्यू। मेरा एक और अंतिम जी। सवाल होगा। कर्पूरी जी, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, मधु लिमये सब एक पार्टी में थे, सब एक साथ थे। पार्टी में दो फाड़ होने की वजह क्या हुई थी? कहा यह जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक भ्रामक खबर छापी थी जिसमें यह कहा गया था कि चौधरी देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह के खिलाफ कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया था। हालांकि बाद में अरुण शौरी ने इसके लिए माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी पार्टी में दो फाड़ हो गया, पार्टी दो भागों में विभक्त हो गया था। इसकी बड़ी वजह क्या थी? आखिरकार ये समाजवादी सभी एक साथ क्यों नहीं रह पाए थे? एक बात देखिए, आप तो उस घटना का, समाजवादियों के विषय में कहावत बड़ी प्रचलित थी, ये सोशलिस्ट लोग 6 महीना ज्यादा साथ नहीं रहेंगे या 2 बरस से ज्यादा अलग नहीं रहेंगे। समझे ना? जी। हर 6 महीना पर टूटना, और टूटने के बाद 2 बरस आते आते जुटो जुटो जुटो। मैं तो खुद कहता हूँ, इतने बार कान में तिरपन से कर्पूरी जी से जोड़ा, कितने बार मैं तो लगातार कर्पूरी जी के साथ ही रहा। बल्कि ऐसा हो गया कि 92 में दल टूट गया, हम लोग सिर्फ कर्पूरी जी, और उसमें मैं चुनाव जीता, लेकिन चुनाव जीतने के कल होके ये एक्सीडेंट में पड़ गया। पटना राजेंद्र सजकर ब्लॉक में था, तो कर्पूरी जी सवेरे भेंट करने के लिए आए और उन्होंने कहा, राम जीवन भाई, पार्टी तो अब टूट गई, तो हम लोगों को बीच में रहूंगा, ठीक है। तो हालांकि रामानंद तिवारी चाह ये तो कर्पूरी, बस सिर्फ 2 आदमी, कर्पूरी ठाकुर और मैं और एक पूरन चंद्र था उधर के डाल्टनगंज का, 3 आदमी रह गए। बाद में सजदा जी, राम करके जगदा जी जो उनके चचेरे भाई थे, हम लोग 4 आदमी ही अलग में रह गए और पार्टी टूट के सब अलग हो गई है। तो कर्पूरी जी मैंने हमेशा सोचने का था कि ये 2 बरस से ज्यादा साथ नहीं रहेंगे और 6 महीना ज्यादा अलग नहीं रहेंगे। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी आज समाजवाद नाम की देश में कोई चीजें नहीं, टूटते टूटते इतना ना व्यक्तिवाद था कि टूटते, व्यक्तिवाद बाद में इसमें जातिवाद आ गया। डॉक्टर लोहिया ने जो विशेष अवसर की नीति चलाई थी, वो ये करने के लिए थोड़ा सा ये विशेष अवसर की कुछ परिस्थिति के लिए, डॉक्टर लोहिया ने बाद में खुद कहा था कि विशेष अवसर की नीति मैंने जो चलाई थी उसमें चंद्रा कौन था वो, चंद्रापुरी या कौन कम, वो सब जो जाके आधार पर, इसलिए उसको काटने डॉक्टर लोहिया ने चलाया, इसको काट के उसके को खत्म कर देंगे और फिर अच्छा चलता है। लेकिन ये जातिवाद, सब कुछ समाजवाद, जातिवाद और धर्मवाद और मजहबवाद में, क्षेत्रवाद में उलझ गया और बाद में वंशवाद में सिकुड़ गया। तो मेरा कहा कि जी 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 बोलिए। नहीं कहिए आप। मेरा अंतिम दो सवाल होगा। कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर भी कहा गया था, ये उनके ऊपर बड़ा हमला था और हमला कोई और नहीं, कहा जाता है लालू प्रसाद जी ने किया था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि 26% आरक्षण में से उन्होंने 3% गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। कर्पूरी जी ने की थी जी, 3% आरक्षण अपर कास्ट को भी दिया उन्होंने कर्पूरी। तो ये तो इसमें कर्पूरी जी ने गुनाह क्या किया? ऊंची जात में भी जो गरीब है, आरक्षण उसी में गरीब है, तो ऊंची जात में भी गरीब थे, उनके लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की, तो ये क्या गलत किया? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता थे जो पहले ये कर्पूरी डिवीजन, क्योंकि उसमें होता था कि सब विषयों में पास, अंग्रेजी में फेल कर दिया जाता था। कर्पूरी जी कहते नहीं, अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी, सभी विषयों में पास रहेगा, अंग्रेजी फेल रहेगा तो भी वो पास समझा जाएगा। तो लोगों ने कहना शुरू किया उस समय की मत से, यह कर्पूरी डिवीजन में पास किया है, कर्पूरी डिवीजन में पास किया है। लेकिन कर्पूरी डिवीजन का था कि अरे अंग्रेज थे, अब देश हमारा आजाद हो गया, हम अंग्रेजी के, ठीक है, जिस लड़का में मेरिट है जो अंग्रेजी पढ़ना चाहे उसको सब तरह की हम सुविधा देंगे, पढ़ो अंग्रेजी, जितनी भाषाओं को सीख सको हम तुमको देंगे, लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्यता जबरदस्ती हम सर पर हम नहीं ला देंगे। ये अंग्रेजी पढ़े ही, इससे जरूरी नहीं है, जो टैलेंटेड जो पढ़ना चाहे पढ़े, उसके लिए सुविधा देंगे। और सभी अंग्रेजी को हम ऑप्शनल बनाएंगे, कंपलसरी हम रहने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि सब विषय में पास, अंग्रेजी फेल तो फेल। इसलिए उसके लोगों ने जो उसका के विरोधी मानसिकता है, अरे जो कर्पूरी डिवीजन में पास किया, कर्पूरी डिवीजन में पास किया। लेकिन कर्पूरी जी का ये अंग्रेजी का की जो मानसिकता थी उसको खत्म करने के लिए कर्पूरी जी ने किया था। अब मेरा आपसे
मेरा अंतिम सवाल है और मैं चाहूँगा कि कर्पूरी जी को आप जिस तरीके से भी याद करते हैं अपने शब्दों में आप बयां करें और आप ये ज़रूर ये बयान करते हुए बताएं कि आज की राजनीति में वो कितने प्रासंगिक हैं। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से उनके लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, मैंने तो कहा कि राजनीति है, ये परिवर्तन का हथियार है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का हथियार है। इसको सिर्फ चुनावी हथियार मत बनाओ और इसको जात के साथ मत जोड़ो। राजनीति तो है सब चीज से ऊपर उठने के लिए। इसलिए कर्पूरी जी का जो आदर्श था, कर्पूरी जी का जो विचार था, कर्पूरी जी का जो आचरण था कि राजनीति को, दल को जाति, धर्म, क्षेत्र, इस सबसे, गोत्र, इस सबसे ऊपर ले चलो, तब जाकर के समाज परिवर्तन कर सकोगे, व्यवस्था परिवर्तन कर सकोगे और लोकतंत्र का सही रूप में लोकतंत्र को इस देश में स्थापित कर सकोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आज जो अब स्थिति है कि अब तो जब होगा तो क्या होता है, अभी भी जातीय जनगणना पड़ेगा, अभी 5,000 रुपये खर्च हुए। अरे जात के लिए काम तो बनता है, काम तो बनता है जमात के लिए। 10 बरस पर जनगणना, उसमें जातियों की संख्या आ जाती क्या है। लेकिन ये सब है कि जाति को हथियार, जब आप टिकट बांटोगे उस क्षेत्र में जाति की संख्या है ज्यादा, उसको टिकट दो, इससे जातीय व्यवस्था टूटेगी नहीं और जातीय व्यवस्था मजबूत होगी। फलना गोत्र, फलना जात, फलना ये करने के लिए, और राजनीति अगर नहीं रहेगी तो फिर देश टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। इसीलिए राजनीति को की जो शुद्धता है, जो कर्पूरी ठाकुर का आचरण था, विचार था कि राजनीति को अपने विचार में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी बोली में लाओ, तब जाकर के दीपक से दीपक जलता। बुद्ध ने जो कहा था, अप दीपो भव, अपने को दीपक बनाओ तो उसी दीपक से फिर दूसरा दीपक जलेगा। तो कर्पूरी ठाकुर का यही विचार था कि अपने आचरण से, अपनी बोली से, अपने व्यवहार से राजनीति को ऐसे प्रज्वलित करो कि राजनीति और समाज में जो बुराई है, बुराई रूपी अंधकार वो खत्म हो जाए और नया विचार, नया समाज बने। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कर्पूरी जी के 100वीं जयंती पर आपने जो कर्पूरी जी के विचार थे, उनसे जुड़ी हुई चीजें आपने यादगार के तौर पर हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण अंत वही बात कहते कि कर्पूरी जी से तो राजनीति को जातिवाद, वंशवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इन सब से ऊपर उठ करके रखो। जो ये करना चाहो वही राजनीति बनना, राजनीति में मत आओ। तब जी, अगर संपत्ति कमानी है, कोई ये राजनीति कमाने की चीज नहीं है, गमाने की चीज है। कर्पूरी ठाकुर कहते राजनीति कमाने की चीज नहीं है, गमाने की चीज है। जो गमाने के लिए तैयार होगा वही समाज, नए समाज का निर्माण करेगा, वही नई व्यवस्था बनाएगा। तो इसीलिए अगर ये चाहते हैं तो कर्पूरी जी का आचरण, कर्पूरी जी की जयंती मनाते हैं या पुण्यतिथि मनाते हैं तो रस्मदायगी न करें, अपने जीवन में इसको उतारने का कुछ प्रयास करें और दीपक बना के उसी से फिर दूसरा दीपक जलेगा। ये चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि बदलते दौर में कर्पूरी जी को सिर्फ याद ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके विचार को, उनके आदर्श को और उन्होंने जिस तरीके से जीवन जिया, सार्वजनिक जीवन, उनके आचरण को, तमाम चीजों को व्यवहारिक जिंदगी में उतारा जाएगा, व्यवहारिक राजनीति में उतारा जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। धन्यवाद, नमस्कार।